विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th GSEB का जो कोर्स है उसमें हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत 15 नंबर का जो लेसन है, जिस लेसन का नाम है दाज्यू। दाज्यू का अर्थ होता है बड़ा भाई। यहाँ पर यह जो लेसन है उसका साहित्य प्रकार है कहानी। इस कहानी के कहानीकार है शेखर जोशी। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र देखने को मिलते हैं। पहला पात्र है मदन, जो एक 9-10 साल का छोटा सा लड़का है। दूसरे पात्र में है जगदीश बाबू। अब मदन जो छोटा सा लड़का है वो कैफ़े में काम करता है। कैफ़े यानी कि जहाँ पर चाय कॉफ़ी मिलती है। अब मदन एक पहाड़ी प्रदेश से शहर में आया था। जगदीश बाबू भी गांव से शहर में आए थे और वहाँ पर ही बसे थे। अब यह जो कहानी है ये किस संदर्भ में दी गई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं। निकट यानी कि नज़दीक। और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। देखते हैं ये लेसन। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला कैफ़े है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। यानी कि मदन को पहली बार जगदीश बाबू ने कैफ़े के पास देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ़ाफ आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। यानी यहाँ पर मदन जो एक 9-10 साल का लड़का है उसका परिचय दिया गया है। आगे देखिए। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। यानी जगदीश बाबू जब कैफ़े में जाते हैं तो मदन नाम का जो ये लड़का है वो वहाँ पर मेज यानी कि टेबल से प्लेट उठा रहा था। और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इस मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। अब जगदीश बाबू मदन को वहाँ पर बैठे बैठे देख रहे थे। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार
पुनः मुस्कुरा कर चल देता है। पुनः यानी कि फिर से मदन जगदीश बाबू की ओर देखकर मुस्कुराता है और चाय लेने के लिए चला जाता है और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी और थोड़े समय में ही वो चाय लेकर आ जाता है। आगे देखिए, मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि कभी कभी भीड़ में भी इंसान अकेला हो सकता है मानसिक स्तर पर, भले बाहर उसके भौतिक रूप से भीड़ हो, परंतु मानसिक तौर से वो अकेला हो सकता है। या फिर अकेला रहकर भी इंसान मानसिक तौर पर अकेलापन न महसूस करे, ऐसा भी हो सकता है। जो मानव मन की संभावनाएं है वो यहाँ पर स्पष्ट की गई है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। यहाँ पर जगदीश बाबू जो शहर में रहते थे और अकेलेपन का, एकाकीपन का जो अनुभव करते थे, उसी की ओर संकेत किया गया है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। जगदीश बाबू जिस शहर में आज रह रहे हैं वहाँ वे दूर के प्रदेश से आए हुए हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पर कैफ़े में चहल पहल होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। वो अपनत्वहीनता का अनुभव करते हैं। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के मित्र, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। इस तरह से जगदीश बाबू को अपने गांव की याद आने लगती है, अपने आस पड़ोस के लोगों और अपने मित्रों की याद आने लगती है। तभी मदन आता है और जगदीश बाबू से कहता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। अब जगदीश बाबू को जो अकेलापन लग रहा था तो वो मदन से बात करने लगते हैं। वे सहज ही पूछते हैं मदन से, क्या नाम है तुम्हारा? प्रत्युत्तर में मदन कहता है, मेरा नाम मदन है। अच्छा मदन, तुम कहाँ रहने वाले हो? यानी तुम कहाँ पर रहते हो या फिर कौन सी जगह तुम रहते हो? मदन ने कहा, पहाड़ का हूँ बाबूजी। तभी जगदीश बाबू कहते हैं, पहाड़ तो सैकड़ों है। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। तभी जगदीश बाबू मदन को वापस पूछते हैं, अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने उसे पूछा।
इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। तो जगदीश बाबू पूछते हैं, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तभी मदन ने कहा, डोट्यालगो। वह संकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर उतरे हुए एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, यानी उनका अकेलापन जो था वो दूर हो गया। और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले, निकटवर्ती यानी कि नज़दीक के गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अब मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी, यानी कि जगदीश बाबू में मदन किसे देख रहा था। उसे लगता है कि जगदीश बाबू उसके बड़े भाई हो। 2-4 दिन में ही मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई, यानी कि जो दोनों अनजान थे वो अजनबीपन उनका दूर हो जाता है। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। स्वर यानी कि आवाज़। जैसे ही कैफ़े में जगदीश बाबू चाय पीने के लिए आते थे तो टेबल के पास बैठते ही मदन उन्हें कहता था, दाज्यू जय हिंद। दाज्यू यानी कि बड़ा भाई। दाज्यू आज तो ठंड बहुत है। और मदन कहता है कि दाज्यू क्या यहाँ भी हिम यानी कि बर्फ पड़ेगा। आगे वो कहता है, दाज्यू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। अब कैफ़े में उसे बॉय कहते थे, तो बॉय की आवाज़ सुनते ही वो उसी ओर चला जाता है। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाज्यू कोई चीज़, पानी लाऊं। मदन जगदीश बाबू को पानी के लिए इस तरह से पूछता है तो जगदीश बाबू कहते हैं, हाँ पानी ले आओ। लाया दाज्यू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह समस्या की दूसरी टेबल से भी दाज्यू। मदन इधर आओ। आया दाज्यू। दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। अब बार बार जब मदन जगदीश बाबू को दाज्यू यानी कि बड़ा भाई कहता है तो ये दाज्यू शब्द जगदीश बाबू को थोड़े समय बाद अच्छा नहीं लगता। दाज्यू चाय लाऊं। तभी जगदीश बाबू कहते हैं, चाय नहीं, लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ
समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। यानी कि यहाँ पर बार बार दाज्यू शब्द के प्रयोग से जगदीश बाबू क्रोधित हो जाते हैं मदन के ऊपर। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। अब वो छोटा सा बालक ही था, तो वो जगदीश बाबू के क्रोध से पीड़ित होकर वहाँ से एक कोने में जाकर छुपकर रोने लगता है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। अब वो छोटा सा बालक था, वो सहज स्वाभाविकता से जगदीश बाबू के प्रति अपनी भावना प्रदर्शित करता था। अब देखिए, छोटा बालक हो, उसे सहजता से किसी से भी लगाव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसी तरह से मदन का भी जगदीश बाबू के साथ लगाव हो जाता है। पर यहाँ पर जब जगदीश बाबू का विपरीत व्यवहार होता है उसके प्रति, तो उसका दिल टूट जाता है। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, ईजा यानी कि माँ की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यानी उसकी जो भावना को ठेस लगी है वो उसे आंसुओं के माध्यम से बहा देता है। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की भी बात की गई है कि जिस तरह से किसी इंसान का हृदय वेदना से भरा हुआ हो तभी वो रो ले, यानी कि आंसू बहा ले, तो उसकी हृदय की जो वेदना होगी वो हल्की हो जाएगी, वो आंसुओं के माध्यम से बह जाएगी। मदन पूर्ववत काम करने लगा। पूर्ववत यानी कि पहले की तरह। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। यहाँ पर एक दूसरा पात्र हमें देखने को मिलता है जो है हेमंत, जो जगदीश बाबू का मित्र है। वो एक दिन जगदीश बाबू को मिल जाता है। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। अब जब जगदीश बाबू ने मदन पर क्रोध किया था, उसकी वजह से मदन जगदीश बाबू से दूर दूर रहने लगता है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी, मुस्कान यानी कि मुस्कुराहट, और न ही उसने क्या लाऊं दाज्यू कहा, और मदन ने जगदीश बाबू को आज पूछा भी नहीं कि क्या लाऊं दाज्यू। स्वयं यानी कि खुद स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय दो, 2 आमलेट ले आओ, परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। अब दाज्यू शब्द का उपयोग करने पर जगदीश बाबू ने मदन पर क्रोध किया था, इसीलिए अब वो उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, उस शब्द का उपयोग नहीं कर रहा। अब वो जगदीश बाबू को साहब कहकर संबोधित करता है। देखिए, यहाँ पर एक
अहम भाव का जो स्तर होता है वो किस तरह से इंसान के व्यवहार में काम कर जाता है, वही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। एक छोटे से बालक की निर्दोष भावना है और दूसरी ओर एक अहम भरे व्यवहार की कुरूपता है। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। यानी हेमंत जो जगदीश बाबू का मित्र है वो कह रहा है कि शायद ये बालक पहाड़ी विस्तार का है, पहाड़ी प्रदेश का है। और तभी जगदीश बाबू ने कहा हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया। जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया और वो बात बदल देते हैं। तभी मदन चाय लेकर आ जाता है। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए, क्षण यानी कि समय, कुछ समय के लिए वहाँ पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, यानी मदन को सब याद आने लगता है कि जगदीश बाबू ने इसी तरह से एक बार नाम पूछा था, फिर उनके बीच भावनात्मक संबंध शुरू हुआ था। उसी तरह से आज जगदीश बाबू के जो मित्र है वो मदन को उसका नाम पूछ रहे हैं। फिर वो शब्द उसे याद आने लगता है, वो जो कहता था कि दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया। इस तरह के शब्द उसे याद आ रहे हैं। और एक दिन फिर किस तरह से जगदीश बाबू मदन पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। इस तरह की बातें मदन के मानसिक तल पर घूमने लगती है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उसे लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? प्रथम बार जब पूछने पर मदन ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो जगदीश बाबू के मित्र ने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? तभी मदन ने कहा, बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त यानी कि थोड़े शब्दों में ही उसने उत्तर देकर बात खत्म की और वहाँ से वह मुड़कर चला गया। उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। इस प्रकार इस दाज्यू कहानी में मदन नाम के एक 9-10 साल के बालक की मानसिक स्थिति और उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया का मार्मिक चित्रण किया गया है। सभी विद्यार्थियों को इस कहानी का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना है ताकि इस कहानी के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आसानी से सभी विद्यार्थी सॉल्व कर पाए।